नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मास्क पहनकर न केवल आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। आप ये खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा 2 और रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन मिलने के मामले में पुलिस ने मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस नाम की कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के नाम पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन और हांगकांग से भारत लाए गए थे, जिसके बाद इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के फार्म हाउस से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि कंपनी में गगन दुग्गल का पार्टनर नवनीत कालरा है, जिसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि नवनीत कालरा फिलहाल फरार है। तो क्राइम ब्रांच अब पूरे मामले की जांच करेगी। आप समझिए कि इस संकट के समय में लोग दूसरों की सांसों को ब्लैक कर रहे हैं। और जो ये मैट्रिक्स कंपनी है, इसका सीईओ पकड़ा गया है, लेकिन जो इसका साथी है वो है नवनीत कालरा। और खान चाचा रेस्टोरेंट केस से भी इसका लिंक सामने आया है। खान चाचा रेस्टोरेंट जो कि दिल्ली में काफी फेमस है, अलग अलग जगह पर इसकी ब्रांचेस है। और अब पुलिस को नवनीत कालरा की तलाश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से आनंद तिवारी लाइव मौजूद है। आनंद, जो खान चाचा रेस्टोरेंट है काफी फेमस है, अलग अलग ब्रांचेस है इसकी, लेकिन जो इसका मालिक है नवनीत कालरा, उसके बारे में पुलिस को क्या जानकारी मिली है? फरार है वो तो? जी देखिए, बिल्कुल नवनीत कालरा जसप्रीत फरार चल रहा है। और उसका न केवल खान चाचा, इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पर सामने ही हमारे दयाल ऑप्टिकल से और उसके ऊपर जो टाउन हॉल है, ये भी रेस्टोरेंट जो है ये नवनीत कालरा का। देखिए मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। जो ये पीले कलर की जो ये बिल्डिंग इमारत दिख रही है, उसमें नीचे दयाल ऑप्टिकल से और ऊपर जहाँ पर खान मार्केट लिखा है वो टाउन हॉल रेस्टोरेंट है। वहां से भी, टाउन हॉल रेस्टोरेंट से भी जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस जो उसका फतेहपुर बेरी का फार्म हाउस है वहां पर छापेमारी कर रही है। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। इसके अलावा जो भी एसोसिएट हैं उनके लिए भी धरपकड़ जारी है, क्योंकि अब मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास आ गया है। जो चाणक्यपुरी में इंटरस्टेट सेल है क्राइम ब्रांच की, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसी के पास अब जो गौरव खन्ना है, जो सीईओ है मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का, जो गुरुग्राम से गिरफ्तार हुआ है, उसे क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड लेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दोपहर के बाद यहाँ पर इसी खान चाचा रेस्टोरेंट पर आ सकती है, यहाँ पर मौका मुआयना करने। और इस पूरे मामले में जो सीडीआर वगैरह है वो निकाली जा रही है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है। और इसमें जो गगन दुग्गल है, जो विदेश में बैठा हुआ आदमी है, जो मालिक है मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का, उसका इंडिया हेड पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। और इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लगातार छापेमारी जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब शुरू करेगी, क्योंकि पहले ये पूरा मामला साउथ दिल्ली पुलिस के पास था। ठीक है आनंद, लौटेंगे हम आपके पास। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जब्त होने के बाद जारी तफ्तीश के बीच दिल्ली पुलिस को एक वीडियो और एक व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला है, जिससे कालाबाजारी का गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बातचीत की गई है। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का एक वीडियो मिला है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ दिखी, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए जुटी हुई थी। तो आप समझिए, ये जो वीडियो है ये 26 तारीख का है, जिसमें खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी, क्योंकि जो मजबूर लोग हैं, जो अपने
परिजनों को अस्पतालों में तड़पते देख रहे हैं। उनको सख्त जरूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की। ऐसे में आप देखिए लंबी लाइन ये खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर की, और पुलिस को जो व्हाट्सएप चैट मिली है, जो वीडियो मिला है, उससे इस बात का पता चलता है कि पहले किस तरीके से कालाबाजारी हो रही थी। और बड़ी बात ये जो है, जो मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ हैं दीपक, उनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हांगकांग से और चाइना से ये कॉन्सेंट्रेटर आए थे, उसके बाद इसकी कालाबाजारी हो रही थी। ऐसे वक्त में जब लोग सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लोगों की सांसों का ये लोग सौदा कर रहे थे, क्योंकि नवनीत कालरा के बारे में अगर आपको बताएं तो पेस्ट्री पार्टीज का बड़ा चेहरा और नामी गिरामी रेस्टोरेंट जिसकी कई सारी चेन्स हैं, इससे पहले भी इन पर आरोप लगे हैं। अब नवनीत कालरा फरार है। एक तरफ ये हम आपको दिखा रहे हैं जो ये सबूत मिले हैं, दरअसल ये पुलिस के लिए बहुत अहम सुराग है। आनंद, ये जो व्हाट्सएप चैट है, जो वीडियो सामने आया है, जो लगातार हम टेलीविजन पर दिखा भी रहे हैं, ये पुलिस के लिए अहम सुराग है नवनीत कालरा तक पहुंचने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से अगर हम ये व्हाट्सएप चैट को अगर ध्यान से देखें तो आप इसमें पाएंगे कि जो दयाल ऑप्टिकल्स है उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, एचडीएफसी बैंक, खान मार्केट इसमें दिया गया है। और इसमें यह भी बोला गया है नवनीत कालरा की तरफ से कि जो आरटीजीएस है वो करें, और ये प्री बुकिंग जो है वो बुकिंग होगी 6 लीटर, 1 से 6 लीटर और 2 से 9 लीटर के लिए। इसमें कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है सर्वेश कारला का, अगर आपको बुकिंग कराना है, प्रायोरिटी बेस पर बुकिंग होगी। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया, दयाल ऑप्टिकल्स जो नवनीत कालरा का प्रीमाइसेस है उसके ऑनर है, उसी के अकाउंट नंबर पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसकी बुकिंग की जा रही थी और वहां से ही इन्हें ब्लैक किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने इंपोर्ट कराया जो मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी है उसके नाम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को, और यहां पे लाके उसको ब्लैक करना शुरू करा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने डिकॉय कस्टमर की मदद से और अपने जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर पहले एक रेस्टोरेंट में छापा मारा, और उसके बाद जो यहाँ पर खान मार्केट में दयाल ऑप्टिकल्स के ऊपर जो टाउन हॉल है वहां पे रेड करी, और उसके बाद यहाँ से खान चाचा से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है बरामद किए गए हैं। और देर रात जो है वो गौरव खन्ना जो सीईओ है मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी का, उसको गिरफ्तार किया गया है। बता रहे हैं कि उसके जरिए ही जो इंपोर्ट होके चाइना और हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत आते थे और इन्हें औने पौने दाम पर, मनमाने दाम पर लोगों को यहाँ पर ब्लैक किया जा रहा था। ठीक है आनंद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने सख्ती की है। अब राज्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर अब तक 21 लोगों पर एनएसए एक्ट लगाया जा चुका है। तो अब तक 21 लोगों पर ये देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। इंदौर में 9, उज्जैन में 8 लोगों पर एनएसए लगा है, और ये बहुत जरूरी था। देखिए, जो एमपी में कई मामले सामने आए हैं, और बड़ी बात यह है कि जो अस्पताल स्टाफ है वो ही इन सब में लिप्त भी पाया जा रहा है। तो राज्य सरकार के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन वो इंजेक्शन है जो कोरोना मरीजों को लगाया जा रहा है। ऐसे में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसकी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी। लोग 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम में लोगों को लूट रहे थे, जो लोग मजबूर हैं। अब ऐसे में एमपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा उसके ऊपर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। न्यूज 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ मुहिम भी चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब हो सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों के मोहताज हो गए हैं, उस दिल्ली में कुछ लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी।
देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे ही है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में है। लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफतकाल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है। तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है, लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर
मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेस्ट्री पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध हैं और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से सांसों के बदले पैसे वसूल रहे हैं। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू हो जाता है। आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऐसा एक किस्सा बिहार के हाजीपुर से सामने आया जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी की गई और छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में की गई इस कार्रवाई में कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम 10 उन दवाओं की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के समय पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही है। कोरोना काल में कालाबाजारी अपने चरम पर है। बिहार के भागलपुर में ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के सिलसिले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इसी कार्रवाई में ड्रग विभाग की टीम ने डॉक्टर विकास शर्मा के कंपाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर एक एजेंसी पर भी छापा मारा गया। बताया गया कि इसी एजेंसी में डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन को रखता था और अपने कंपाउंडर की मदद से उन्हें जरूरतमंदों को मुंह मांगी कीमत पर मुहैया करवाता था। इसी बीच ड्रग विभाग की टीम ने बीती रात पल्स हॉस्पिटल पर छापेमारी करके हॉस्पिटल मैनेजर राहुल ठाकुर को गिरफ्तार किया जो दलालों की मदद से मृत मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की फिराक में था। पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनके तार कहां-कहां तक फैले थे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक स्थानीय नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। महामारी के संकट के बीच आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर को 20 से 40 हजार रुपए तक की कीमत पर बेच रहा था। पुलिस को इसके पास से 8 भरे सिलेंडर और 42 खाली सिलेंडर मिले हैं। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध जिंदा और मजबूर लोगों को नोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं, उसी काल में लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में प्रशासन की टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के गोरखधंधे को उजागर किया। यहां छापा मारकर 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। इस गोरखधंधे में शामिल विकास कुमार नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर मिली थी कि
टिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स में 30,000 से 35,000 रुपए में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है। इसी खबर का पीछा करते हुए टिहरी के एसडीओ और एएसपी ने दलबल के साथ छापेमारी की और मौके से विकास कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही 129 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। पूछताछ में यह बात सामने आई कि पश्चिम बंगाल से रिफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जाते थे और 30 से 35,000 में प्रति सिलेंडर ऑक्सीजन बेची जाती थी। एमपी के विदिशा में महामारी के महासंकट के बीच फर्जी डॉक्टर ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। तस्वीरें गवाही दे रही है कि जिस तरह आरोपी फर्जी डॉक्टर ने गांव में पेड़ के नीचे ही बिस्तर लगाकर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि जो शख्स इलाज कर रहा था उसके पास डिग्री है ही नहीं, बल्कि पूछने पर वो अपने पिता की डिग्री दिखाता है। शिकायत मिलने पर प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभिनेत्री कंगना रनौत को कोरोना हुआ है। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त कंगना घर पर ही क्वारंटीन है और लगातार विवादों में रहती है कंगना। इस बीच उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो होम क्वारंटीन है, यानी कि घर पर रहकर ही सारे नियमों का पालन करेंगी। उनके फैंस अब उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंगना ठीक हो जाए। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर यह कि अभिनेत्री कंगना रनौत को भी कोरोना हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको लक्षण थे कोरोना के, जिसकी वजह से उन्होंने जांच करवाई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 4,000 मरीजों की मौत हो गई। गंभीर स्थिति में पहुंच चुके कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये इंजेक्शन है क्या, इसकी किल्लत क्यों है और सरकारें इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया कैसे जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अभिषेक पांडे रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक फार्मा कंपनी में पहुंचे हैं और इंजेक्शन बनाने के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, न सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज़ 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में।
इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है, उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूँ। यहाँ पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुँचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले आया जाता है जहां पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए, ये तीसरी जगह है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहां पहुंच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहां पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहां पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते हैं वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी
उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा? हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार, यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है, यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोराट साहब? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे पास 0.01% रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आता ही नहीं है, फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है, या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने, सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर दिया गया। सीलिंग और सैनिटाइज होने के बाद इंजेक्शन की जांच का काम हो चुका है। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। इसलिए अब शीशियों पर दवा के नाम की पर्ची, दवा के केमिकल की जानकारी, इंजेक्शन बनाने की तारीख, बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था, या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है,
वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है, यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है, उसको इस जगह जाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोगों को चाहिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाकायदा लेबल के साथ आपको दिखाई पड़ता है। और लेबल में आज के दिन की जो डेट है वो डेट और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चाहिए, नाम, उनकी क्वांटिटी, उससे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, यानी 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे पास है जो इस प्रोडक्शन यूनिट का है। एक जिसमें एकदम खाली रेमडेसिविर है और दूसरी तरफ जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई पड़ रही है, ये लेबल यहाँ पर लगता है और उसके बाद पूरी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो जाता है, जो पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया जाता है। और फिलहाल इस जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेबलिंग चल रही है, यानी जो खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसको यहाँ पर लेबल किया जा चुका है और लेबल का प्रोसेस भी लगातार दिन रात कड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है, यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, क्योंकि असम चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को जीत मिली है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनमें से किसको चुनना है ये तय होगा। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अमित शाह जो कि नजर आ रहे थे बैठक में पहुंचे हैं और इस पर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह अहम बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि बैठक के बाद नाम तय हो सकता है कि क्या असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, ये बैठक काफी अहम है, माना यह जाए कि बैठक के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा।
देखिए, नाम का ऐलान तो अभी शायद नहीं करेंगे, क्योंकि जो परंपरा रही है वो ये है कि विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, क्योंकि विधायक दल की मोहर परंपरा के मुताबिक जरूरी है। तो ऐसे में जो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ये माना जा रहा है कि मोटा मोटा आज एक सहमति मुख्यमंत्री पद को लेकर इस मीटिंग में बना ली जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जहां पर ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और जो ऑब्जर्वर विधायकों की राय लेकर नए सीएम पद के नाम का ऐलान करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पहुंच गए हैं। उससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा जेपी नड्डा के घर पहुंच गए थे। संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद है और अब से माना जा रहा है कुछ देर के बाद सर्बानंद सोनोवाल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और कोशिश बीजेपी आलाकमान की यही है कि दोनों को बैठाकर एक बीच का फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अड़े हुए हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं। उनके साथ कई सारे विधायक हैं और जब जीत हुई थी असम में बीजेपी की, तो उसके अगले दिन ही उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाकर अपने तेवर साफ कर दिए थे। अपना पूरा एक मैसेज बीजेपी आलाकमान को दे दिया था कि पूरा जो विधायक दल है उसमें बड़ी संख्या में उनके साथ हैं, इस वजह से उनकी जो दावेदारी है उसे कमतर ना की जाए। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो हेमंत बिस्व शर्मा उनके साथ जो लोकल संघ परिवार है उनका भी बड़ा मजबूत एक खेमा उनके साथ अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी का एक खेमा सर्बानंद सोनोवाल को भी चाहता है और सर्बानंद सोनोवाल भी लगातार यतेंद्र, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री, तो क्या ये माना जाए कि दोनों के बीच में अब तकरार है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मतभेद भी निकल करके सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल टकरार यही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हेमंत जो अभी के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही बीजेपी की एक बार फिर से बड़ी जीत असम में हुई है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी बिल्कुल मजबूत है और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह का मैसेज उनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव से पहले ही बीजेपी आलाकमान पर प्रेशर बना दिया था, शायद यही कारण था कि मौजूदा मुख्यमंत्री को परंपरा से हटकर जो आमतौर पर देखा जाता है उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया। तो ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं और मैसेज जो मैंने अभी बताया कि विधायकों की बैठक बुलाकर उन्होंने अपने घर पर चुनावी जीत के बाद एक मैसेज दे दिया था कि उनको कमतर करके ना आंका जाए। और शायद यही कारण है कि बीजेपी आलाकमान भी सोच समझकर कदम उठा रहा है। लगातार मीटिंगों का दौर जारी हुआ और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों ही दावेदारों को, सर्बानंद सोनोवाल को और हेमंत बिस्व शर्मा को बुला लिया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए और अब जो ये बैठक होगी उसमें कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि जिससे दोनों पक्ष मजबूत हो और जो बीजेपी में एक टूट की आशंका, ये नाराजगी की जो आशंका दोनों खेमों में जताई जा रही है वो ना हो। तो ऐसे में दोनों को आमने सामने बैठाकर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एक बीच का फॉर्मूला। बिल्कुल यतेंद्र, तो ये बैठक काफी अहम है जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आमने सामने बिठाए गए हैं और सोनोवाल बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि ये कोशिश है बीजेपी आलाकमान की कि बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सोनोवाल कह रहे हैं कि वो ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से पहलवान सुशील कुमार के रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ हत्या के मामले में चल रही है। सुशील पहलवान अभी तक फरार हैं, तो सुशील के ससुर भाई से पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से पहलवान सुशील कुमार के रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ हत्या के मामले में चल रही है। सुशील पहलवान अभी तक फरार है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, हाल में ही जो दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम है वहां पर पहलवानों के दो गुटों में मारपीट हुई थी और उसमें एक सागर नाम के पहलवान की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा था और पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज करी है आईपीसी की धारा 302 और अपहरण की, उसमें सुशील कुमार को भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा कई और पहलवान जो हैं आरोपी हैं। इस पूरे मामले में जो काला जखेड़ी और लारेन बिश्नोई गैंग था उसका भी नाम सामने आया है और सुशील पहलवान जो है वो अब तक फरार चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है। और उनके सास, उनके माफ कीजिए, उनके ससुर, उनके भाई और उनके साले से दिल्ली पुलिस ने घंटों पूछताछ की है कि सुशील पहलवान कहाँ है और पुलिस कोशिश कर रही है कि सुशील पहलवान जो है वो पूछताछ में शामिल हो।
क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस पूरे मामले में जो वीडियो है उसे एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस और भी लोगों की तलाश कर रही है। अब इस पूरे मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें कई जो पहलवान और बदमाश है वो अब तक फरार चल रहे हैं। ठीक है आनंद।